This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनु ठुकराल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रेया विश्वास जी उपस्थित हैं, थेरेपिस्ट, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर की हिमरणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। के तहत सारे संसार में फैलाने का, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 में इसमें चर्चा कर रहे हैं और जो पहला हमारा टॉपिक है वो है
ये जो नर्वस सिस्टम हम लोगों का है, बीएचबी में मानव शरीर विज्ञान नाम की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 11 उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रेन स्टेम से आगे की, तो उसी को हम लोग आज शेयर करेंगे। तो ये ब्रेन स्टेम हम लोग ने पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नीचे वाला भाग है, उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। इन स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर जो पोर्शन है उसका नाम है ब्रेन। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सब नर्वस टिश्यू के बने हुए हैं। अब इनको आप तुलना करिए कि नीचे से जब जाता है कोई स्पाइनल कॉर्ड जाती है तो ऊपर बड़े वृक्ष के आकार की हो जाती है, इसीलिए इसको जो बीच का भाग है उसको ब्रेन स्टेम कहा गया है। तो ब्रेन स्टेम का जो सबसे नीचे वाला भाग है उसको हम लोग मेडुला ऑब्लांगाटा बोलते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर है। फिर उसके बाद आगे पोन्स आता है, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन आता है। तो ये जो पोन्स है, पोन्स के पैरेलल सेरेबेलम आता है, उसी के स्ट्रक्चर के सामने ही सेरेबेलम आता है, और सेरेबेलम ये पीछे का पोर्शन है, तो सेरेबेलम उसके ऊपर मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन का मतलब होता है कि मध्य, मिड ब्रेन की स्थिति बिल्कुल मिडिल में है, इसलिए उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला, और ब्रेन आगे वाला ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन है, इसलिए उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो वो ब्रेन मिड ब्रेन बोलते हैं। तो मिड ब्रेन ऊपर का टॉप का हिस्सा है, और नीचे बीच में पोन्स है, और उसके नीचे मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो हम लोग चलते हैं, ये चैप्टर है जो आपका है पेज नंबर 171 से है, 74 से है। इसी को हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे, और आप उसको देखिएगा, वो किताब जिसके पास हो वो देख सकते हो। ब्रेन स्टेम ये पेड़ के तने की भांति है, तो इसका एक्सटेंशन स्पाइरल कॉर्ड है। अगर आप देखें तो स्पाइरल कॉर्ड इसके बाद चली जाएगी। तो इसके तीन भाग हैं ब्रेन स्टेम के। एक था नीचे है मेडुला ऑब्लांगाटा, बीच में है पोन्स, ऊपर इसके मिड ब्रेन। मेडुला सबसे नीचे है और मिड ब्रेन सबसे ऊपर है। हम लोग इसके चित्र भी आगे दिखा देंगे। मेडुला, अब मेडुला पे हम चर्चा करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वो है इसका क्षेत्र। जो एरिया देखिए, पोन्स ऊपरी भाग है, पोन्स पे ऊपर है, और एटलस इसके नीचे एटलस है। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का अगर C1 को बोलेंगे तो C1 को हम लोग एटलस बोलते हैं। एटलस बोलते हैं, क्यों एटलस बोलते हैं? हम लोग बता रहे थे कि जब एटलस ग्रीक देवता है, उन्होंने ये मान्यता है कि उन्होंने पृथ्वी का सारे भार को उठा रखा है अपने कंधे पर। तो जैसे एटलस देवता ने पृथ्वी का सारा भार उठा रखा अपने कंधे पर, वैसे ही ये हमारी एटलस C1, इसने पूरा स्केल, ये पूरा सारा का भार उठा रखा है C1 पर, इसलिए उसको एटलस बोलते हैं। इसको यस बोन भी बोलते हैं, और इसके नीचे C2 को एक्सिस बोन बोलते हैं, और एक्सिस को हम लोग बोलते हैं नो बोन। यस बोन, एटलस। तो ये जो मूवमेंट ऊपर नीचे का होता है वो एटलस की वजह से होता है, और ये लेफ्ट राइट का जो मूवमेंट है वो आपका एक्सिस में होता है, इसलिए उसको एक्सिस बोलते हैं। तो एटलस ऊपरी भाग है, और नीचे ऊपर भाग कौन से, नीचे एटलस है। पोस्टेरियर भाग से इसका संबंध सेरेबेलम से है। अगर पीछे की तरफ आप देखें तो इसका सेरेबेलम से इसका संबंध है। यहाँ ये सेरेबेलम से इंफीरियर सेरेबेलम पेडंकल से जुड़ा हुआ है। ये सब पेडंकल्स वगैरह जो आपके शब्द यूज हो रहे हैं, ये सब नर्व्स के न्यूरॉन्स के सब स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका संबंध सेरेबेलम से है। यहाँ सेरेबेलम से इंफीरियर माने नीचे का, हमेशा समझिए इंफीरियर नीचे का होता है, सुपीरियर ऊपर का होता है। तो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से जुड़ा हुआ है। पेडंकल का अर्थ क्या है? लार्ज बंडल्स ऑफ व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर माने हमेशा न्यूरॉन होता है।
व्हाइट मैटर माने क्योंकि माइलिन शीट उसके ऊपर चढ़ी होती है जिसका कलर व्हाइट होता है, इसलिए हम लोग उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। ब्रेन में जो हमारे जो नर्व टिश्यू है, न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के जो सेल और डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, एक डेंड्राइट होता है, एक सेल बॉडी होता है और तीसरा होता है एक्सॉन। तो जो एक्सॉन है इसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है इसलिए व्हाइट मैटर, लेकिन सेल बॉडी और जो हमारी डेंड्राइट्स है उनका कलर होता है ग्रे मैटर, ग्रे, इसलिए उसको ग्रे मैटर कहा जाता है। यानी ट्रैक्ट, पेडेंकल का अर्थ है लार्ज बंडल्स ऑफ व्हाइट मैटर, तो लार्ज बंडल ट्रैक्ट को भी बोलते हैं, लार्ज बंडल, कई बंडल को उतरते ट्रैक्ट, यानी ट्रैक्ट ऊपर से व्हाइट जो हमारे एक्सॉन है ऊपर से उतरते हैं जब इस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर, तो वो भी ट्रैक्ट कहलाते हैं। यानी ये पेडेंकल और उससे लार्ज बंडल है, बस इतना समझ लीजिए। इसका देखिए ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, इसका 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इस मेडुला की। ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1.2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। ये तीनों मेनिंजेस यानी कवरिंग, जो 3 मेनिंजेस हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर से कवर्ड है। ये सारे कवर्ड होते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन के देना है। इसमें ग्रे मैटर की अनेक संरचनाएं हैं। अब ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रे मैटर की संरचनाएं माने जहां जहां ये सिस्टम मिलेगा तो ग्रे मैटर तो वहां हो सकता है, ग्रे माने न्यूक्लियस कोई पड़े हो सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस किसमें है, वाइटल सेंटर्स यहाँ पर है। कौन से, रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी रेस्पिरेटरी में दोनों, इंस्पिरेटरी माने जो अंदर लेने वाला और एक्सपायरेटरी दोनों, एक्सपायर करने वाला, इंस्पायर करने वाला दोनों। कार्डियक सेंटर है, तो हार्ट एक्सिलरेटरी सेंटर है और इनहिबिटर सेंटर है, माने उसको बढ़ाने वाला भी और उसको इनहिबिट करने वाला, दोनों सेंटर कार्डियक सेंटर है। तो रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर की वजह से इसका महत्व बढ़ गया। यानी ये सेंटर हमारा दोनों के लिए, जब ये हार्ट में आपको ट्रीटमेंट करना हो तो आपको लंग्स में भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों सेंटर इसी में, मेडुला में है, यानी मेडुला का भी उपचार करना चाहिए। वैसोमोटर सेंटर, ब्लड वेसल्स की डायमीटर बदलती रहती है, तो बीपी को बैलेंस करने के लिए, तो वैसोमोटर सेंटर भी यहीं पर है। तो 3 सेंटर बहुत महत्वपूर्ण हो गए वाइटल सेंटर में, रेस्पिरेटरी, कार्डियक और वैसोमोटर। जनरल सेंटर्स क्या है, इनको भी देख लीजिए। डिग्लूटेशन सेंटर, हम जो इनहेल करते हैं उसमें डिग्लूटेशन सेंटर, सलाइवरी सेंटर, सलाइवा निकलता है इसलिए, और वोमिटिंग सेंटर और कफिंग सेंटर, खांसी आ रही है या वोमिट कर रहे हैं तो ये सारे सेंटर इसी के अंदर है, इसलिए इसका जनरल सेंटर और जो वाइटल सेंटर दोनों की वजह से इसका महत्व बढ़ गया। बीपी कंट्रोल ये करता है, तो बीपी में भी और पॉइंट जो लगा रहे हैं, तो इसमें आप मेथी जरूर लगा लीजिए, और UB10 हमारे पास एक पॉइंट है चाइनीज में, UB10 पे आप लगा लीजिए। क्रेनियल नर्व्स यहां से पास होती है, 9th ग्लॉसोफेरेंजियल यहीं से शुरुआत होती है, यहाँ से निकलती है, 10th वेगस और 11th एक्सेसरी, 12th हाइपोग्लॉसल का न्यूक्लियस, इनके जो है 9, 10, 11, 12 इनके जो है न्यूक्लियस यहीं पर स्थित है, यानी यहीं से उसकी शुरुआत हुई है। क्रेनियल नर्व 5th और 8th, ट्राइजेमिनल 5th है और 8th है में वेस्टिबुलर कॉक्लियर के आंशिक हिस्से के न्यूक्लियस स्थित है, यानी आंशिक स्थिति ये भी कंट्रोल करती है। यहीं पर मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स शरीर के दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं, ऐसे ऊपर से आए उधर, यानी यही मोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स शरीर के दूसरे तरफ क्रॉस करते हैं, इसे डिक्सेशन कहते हैं। इस शब्द को जब कभी आएगा डिक्सेशन, यानी यह डिक्सेशन माने दूसरी तरफ क्रॉस कर रहे हैं। इसका वर्टिलिटी में क्या है, मृत्युदंड में सेकेंड वर्टिब्रा जो एक्सिस है उसका ओडोंटाइट प्रोसेस होता है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर में अंदर घुस जाता है, तो जब सेंटर में घुस जाएगा तो उसको नष्ट कर देगा, यानी कोई सांस ले ही नहीं सकते, तो इससे अपराधी सांस घुटने से मर जाता है। यहीं पर ज्ञात होता है कि लेफ्ट हेमीस्फीयर ऑफ सेरेब्रम कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ बॉडी एंड वाइस वर्सा। क्यों, हमने देखा डिक्सेशन यहीं पर होता है, यानी जो इधर से आएगी
वो राइट को साइड को प्रभावित करे, क्योंकि यहीं पर क्रॉस कर जाएगी। चेहरे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे प्रॉब्लम है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड में हो जाएगी। तो यहीं पर होता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ बॉडी एंड वाइस वर्सा। उपचार क्या है? यूबी10 मेडुला का पॉइंट है। लेफ्ट आरएफ, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो लेफ्ट आरएफ वात जॉइंट को हम आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम यूबी2ए सीएमपी ऑफ ब्रेन स्टेम को भी ट्रीट कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक में फिंगर नंबर 9 फिफ्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो में ट्रीट कर सकते हैं। पोन्स मेडुला और मिड ब्रेन के बीच का सेतु है। ये क्या है? बीच में है, तो पोन्स का अर्थ ही सेतु है। पोन्स का अर्थ ब्रिज कहलाता, तो पोन्स का अर्थ ब्रिज कहलाता है। ये मेडुला और मिड ब्रेन के बीच का सेतु है। ये 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर लंबा है। ये सेरेबेलम से मिडिल सेरेबेलम, तो नीचे वाला था, हमने कहा था इंफीरियर जुड़ा हुआ मेडुला से, तो बीच वाला मिडिल जो है जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? वो पोन्स से जुड़ा हुआ है। और ऊपर वाला जो सुपीरियर होगा वो जुड़ेगा मिड ब्रेन से होगा। तो ये सेरेबेलम से मिडिल सेरेबेलम पेडेंकल से सेरेबेलर पेडेंकल हुआ, सेरेबेलर पेडेंकल से जुड़ा हुआ है। पेडेंकल एक पिलर की तरह का स्ट्रक्चर है जो व्हाइट मैटर से बना है। ये सेरेबेलम पेडेंकल सेरेबेलम को ब्रेन स्टेम से जोड़ता है। इस सेरेबेलम को जो ब्रेन स्टेम यूं जा रहा है, तो इसको दोनों तरफ जोड़ देता है। ये हाईवे की तरह है जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के कम्युनिकेशन के लिए है। हाईवे, जैसे हाईवे में हम लोग कहते हैं कि कोई भी गाड़ी तेज गति से दौड़ सकती है, तो वही हाईवे है, ये हाईवे की तरह है। और सेंसरी जो भी सेंसरी नर्व आएंगी और मोटर नर्व आएंगी, दोनों के कम्युनिकेशन के लिए ये पोन्स है। पोन्स की अपनी अलग से कोई संरचना नहीं, पोन्स की अपनी अलग से कोई संरचना नहीं है। सेंसरी और मोटर नर्व्स के फाइबर्स अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये मोटर नर्व है, ये आपका सेंसरी नर्व ना। ये न्यूरॉन्स की बहुत घनी संरचना है। पोन्स न्यूरॉन्स की बड़ी घनी संरचना है, तो अलग से कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। नीचे से जाते हुए सेंसरी ट्रैक्ट्स, नीचे से जाएंगे कौन? सेंसरी जाएंगे, आपको शरीर के भागों से जाके सेंसरी ट्रैक्ट ऊपर जाएंगे, और ऊपर से आते हुए मोटर ट्रैक्ट, यानी ऊपर से कोई संदेश लेकर जो ऑर्डर लेके आ रहा है वो मोटर ट्रैक्ट कहलाएगा। तो दोनों यहीं से पास होंगे और इसमें निम्नलिखित स्ट्रक्चर होंगे। अब देखिएगा, न्यूमेटैक्सिक सेंटर और मोटैक्सिक सेंटर, यानी दोनों मेडुला के सेंटर को, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर को प्रभावित करते हैं। यानी रेस्पिरेशन के लिए आपको मेडुला के साथ साथ, अगर रेस्पिरेशन की कोई प्रॉब्लम होगी तो मेडुला के साथ साथ आपको पोन्स को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं आयुर्वेदिक पे, तो हमने मेडुला को रखा हुआ फिंगर नंबर 6 में, और हमने 7 में रखा हुआ पोन्स को। तो पोन्स दोनों को हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब मेडुला और पोन्स दोनों को हमको ट्रीट करना, फिंगर नंबर 6 और 7। 6 का अपर जॉइंट यानी वात जॉइंट, और 7 का भी आपका वात जॉइंट। तो दोनों मेडुला के सेंटर को, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर प्रभावित करते हैं। इसमें से कौन सा क्रेनियल नर्व पूरे गुण है? जो नर्व संख्या 6, नर्व संख्या 7 हमारे एब्ड्यूशन है, और हमने उनका बताया था कि ओह 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 टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। ये उसका वो है 12 को याद करने का तरीका। ओ से पहले उसे तो ऑल्फैक्टरी होगी, ऑप्टिक होगी, तो इस तरह करके ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। तो ये 6वीं है एब्ड्यूसेंस है, और 7वीं हमारी फेशियल नर्व है। क्रेनियल नर्व के जो आंशिक हिस्से कहाँ होंगे? नर्व संख्या 5 ट्राइजेमिनल बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके नर्व है। और नर्व संख्या 8 होगा वेस्टिबुलो कॉक्लियर, यानी वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर दोनों। तो वेस्टिबुलर एपेरेटस हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने एपेरेटस 3 पढ़े हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 1 में, उसका नाम है
गरिमा मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। हेमंत सिंह जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। गरिमा बिष्ट हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हेमंत सिंह हमारे जुड़े हुए हैं और आश्रम के कामों से हमको सहयोग देते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिंतु भट्टाचार्य जी का स्वागत है। तो गरिमा मैडम, हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, कोई एक एपरेटस पढ़ा था, गोल्गी एपरेटस। गॉल्जी, वेरी गुड। तो गॉल्जी एपरेटस वहां पढ़ा। सेमेस्टर 2 में जब जाएंगे तो हम लोगों ने एक किडनी में हम लोगों ने पढ़ा है जेजी, जक्स्टा ग्लूमेरुलस, जेजी एपरेटस, ये सेमेस्टर 2 में है। फिर सेमेस्टर 3 में जब आ रहे हैं तो हम लोगों ने कहा वेस्टिबुलर एपरेटस, ये कान में होता है और ये सुनने के काम नहीं आता, सुनने का काम तो कॉक्लियर करती है, कॉक्लिया अंदर वाला इंटरनल, लेकिन ये वेस्टिबुलर एपरेटस क्या करता है, ये आपके बैलेंसिंग के लिए सहयोग देता है, along with या विद इन कोऑर्डिनेशन विद सेरेबेलम। उपचार देखिए, इस पे पोन्स में उपचार, UB9 पोन्स का बिंदु है, UB2A ब्रेन स्टेम का CMP बिंदु है, तो दोनों को आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आयुर्वेदिक में करना हो तो फिंगर नंबर 9, फोर्थ स्पाइरल अपोजिट फ्लो। फिर और आप लेफ्ट MFP ज्वाइंट में भी उपचार दे सकते हैं। नाउ कम टू ब्रेन। मिड ब्रेन अब प्रॉपर आ गया। ये वो हिस्सा है जहां पर वृक्ष के तने से अनेक शाखाएं फूटती हैं, ऐसे काफी फैला हुआ है, और ऊपर देखिए वृक्ष को वैसे ही दिखाई पड़ेगा। और ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का हिस्सा है। फोर ब्रेन माने फ्रंट वाला और मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन माने पीछे का हिस्सा, उनके बीच का वो है। तो प्रसंगवश यहाँ बताना उचित होगा। अब थोड़ा सा आपको और बता दें ताकि आप लोगों को जहां पर क्वेश्चन को जाते हैं तमाम, कि ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ब्रेन के कुल 3 भाग हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट क्या है, फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट है। इसमें क्या है, सेरेब्रम है, इसमें थैलेमस है, इसमें हाइपोथैलेमस है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें लिम्बिक सिस्टम है और इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब है फोर ब्रेन में। तो क्या है, हम लोग सबसे लार्जेस्ट है, सेरेब्रम है, थैलेमस हाइपोथैलेमस इसी में है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी में है, लिम्बिक सिस्टम इसी में है और ऑल्फैक्टरी बल्ब इसी में। मिड ब्रेन में क्या है, कॉलिकुलाई जिसको कहते हैं, कॉलिकुली या कॉलिकुलाई कह रहे हैं, टेगमेंटम और सेरेब्रल पेडेंकल्स है। तो मिड ब्रेन के 3 भाग हुआ है, कॉलिकुलाई, टेगमेंटम और सेरेब्रल पेडेंकल्स। हिंड ब्रेन के क्या है, पोन्स है, मेडुला है, ऑब्लांगाटा और सेरेबेलम है। 3 हिंड ब्रेन के 3 भाग हो। तो ब्रेन स्टेम एक अन्य अवधारणा है, ये एक पॉस्टुलेशन है जिसमें मेडुला ऑब्लांगाटा है, जिसमें पोन्स है और जिसमें मिड ब्रेन है, इसमें सेरेबेलम नहीं है। ठीक है। मिड ब्रेन के ऊपर थैलेमस, मिड ब्रेन जैसे होगा उसके ऊपर थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी आदि है। ये सेरेबेलम से सुपीरियर से, अब देखिए कैसे जुड़ेगा, ऊपर वाला सबसे ऊपर है तो ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडेंकल से जुड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला ब्रेन स्टेम है, वो सबसे मिड ब्रेन है, तो ऊपर वाले से सुपीरियर से जुड़ेगा, बीच वाले सामने पोन्स से जुड़ा हुआ है, नीचे वाले सामने मेडुला से जुड़ा हुआ है। ये व्हाइट मैटर है, ये 2 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाइट मैटर का मतलब, हम जब भी व्हाइट मैटर कहेंगे तो हमको तुरंत मानना पड़ेगा कि ये हमारा एक्सॉन है। लेकिन ये वाला, ये ग्रे मैटर से भरा है, इसमें सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई है। सुपीरियर सेरेब्रल पेडेंकल सेरेबेलम के कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम पोन्स थैलेमस आदि से कम्युनिकेट करती है। सेरेबेलम के कॉर्टेक्स मतलब सेरेबेलम का जो कॉर्टेक्स है बाहर वाला एरिया और ऊपर वाला बाहरी एरिया, और ब्रेन स्टेम पोन्स थैलेमस आदि से कम्युनिकेट करती है, ये उसके फंक्शनिंग में है। इसके एंटीरियर में क्रस सेरेब्री नामक स्ट्रक्चर है अंदर। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, बेसल न्यूक्लियाई, कंसेप्ट ऑफ बेसल न्यूक्लियाई। हम लोगों ने कहा था कि जब भी ब्रेन में होता है तो बेसल माने बेस वाला, बेस माने नीचे,
नीचे न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ न्यूक्लियस होते हैं, तो वो ग्रे मैटर होंगे। तो ये बेसल न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आयुर्वेदिक अवधारणा में यहीं पर हम लोगों ने आत्मा को रखा हुआ है, बेसल न्यूक्लियाई में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, बेसल न्यूक्लियाई और स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ा है। इसके कार्य क्या है? सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्शन, जब आप कोई देखें और रिफ्लेक्शन दें, आपको तुरंत आंखें आए, तुरंत आप रिएक्ट कर जाए, ये उससे। और इंफीरियर कॉलिकुलाई क्या करती है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स से संबंधित है, कान सुने तुरंत चौंक जाए, या कोई तुरंत कोई आवाज दे दे तुरंत तो रिफ्लेक्शन जो आपकी, रिफ्लेक्स माने तुरंत एक्शन जो हो रहा है, तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया जो होती है, वो विजुअल, सुपीरियर विजुअल के लिए और ये ऑडिटरी के लिए। कॉलिकुलाई का अर्थ ये है कि ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के मासेज हैं। कॉलिकुलाई में दोनों चीजें हैं कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के मासेज। ग्रे मैटर में हम लोगों ने कहा कि डेंड्राइट है, और हम लोगों ने कहा कि उसमें न्यूक्लियस है, और हम लोगों ने कहा कि व्हाइट मैटर में हमारे एक्सॉन है। तो दोनों का, कॉलिकुलाई का अर्थ है कि दोनों का स्ट्रक्चर है। कहा से यहाँ का होता है? क्रेनियन नर्व संख्या 3 ऑक्लूमोटर है। देखिए 3 है ना, ओ ओ ओ, तो तीसरा ऑक्लूमेटर, ऑक्लूमोटर। और क्रेनियन नर्व संख्या 4 ट्रॉक्लियर, ओ ओ ओ, टू टच, तो ट्रॉक्लियर टच हो गया। और क्रेनियन नर्व संख्या 5 ट्राइजेमिनल, टू टच एंड फील, टू टच, टच टू से आगे ट्रॉक्लियर और टच से आगे ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियस के मिड ब्रेन। ये भी न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस मिड ब्रेन में पाए जाते हैं, यही यहां से निकले हैं। चाइनीज में अगर उपचार देना हो तो GB18A, GB18, 17, 19, GB11, GB9, UB2A में उपचार देना है। और आयुर्वेदिक में राइट MF बाद ज्वाइंट में उपचार दे सकते हैं, फिंगर नंबर 9, थर्ड स्पाइरल अपोजिट फ्लो में उपचार देना। ब्रेन का ट्रीटमेंट है, इसलिए अपोजिट फ्लो में उपचार देना है। नाउ कम टू सेरेबेलम। जो तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। अनु मैडम फोर्थ में है? नो सर, थर्ड में। थर्ड में, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। हाँ जी, तभी तो हेमंत सिंह जी फोर्थ में है? यस सर, थर्ड में, फोर्थ में? फोर्थ सेमेस्टर सर। फोर्थ में, तो आपके लिए भी उपयोगी है। जिंतु भट्टाचार्य जी? जी सर, अभी कोई है सेमेस्टर में नहीं है। अच्छा ठीक है। श्रेया मैडम? फोर्थ में सर। वेरी गुड, तो आपके बहुत उपयोगी है। थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर दिया है। बड़ा इसलिए किया हुआ है कि ताकि जब कभी आगे पढ़ना होगा, क्योंकि जितना किताब में लिखा हुआ उतना पर्याप्त है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन थोड़ा अधिक जान जाएंगे तो वो होगा। और ये कंपोजिट जब कभी क्लासेस बनेंगी तो फिर ये भी काम देगा। तो सेरेबेलम, अब इसको देखिए, सेरेबेलम को पढ़ लीजिए। सेरेबेलम को पढ़ेंगे, बड़ा विस्तृत उतना नहीं पढ़ाएंगे आपको, उतना बताएंगे थोड़ा सा किताब के हिसाब से भी। तो आप किताब को जब भी करना हो बता दीजिए, किताब भी हम लोग पास है, उसको भी हम लोग खोल सकते हैं। सेरेबेलम हमारा यहाँ पर आ गया है, ब्रेन स्टेम आ गया, मोरलेस वही सब चीजें हैं जो इसमें हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा अधिक बता दिया, बस उतना कुछ मेन वही है। ये सेरेबेलम है। तो प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस, हम देखिए वहीं से शुरू करते हैं, इसको पढ़ते जाइएगा अपनी किताब आप अगर हो। प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस का हेड गैंग्लियन है। अब तुरंत गैंग्लियन की बात हम लोग करें। गैंग्लियन क्या है ना? गैंग्लियन हम समझ कहीं पढ़ना पड़ेगा ना कि गैंग्लियन है क्या। तो गैंग्लियन प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस का हेड गैंग्लियन है। यानी गैंग्लियन का कंसेप्ट जो है, इट इज नॉट प्लेक्सिस, इट इज गैंग्लियन। तो गैंग्लियन एक सिंगुलर है, और गैंग्लिया माने कई। तो गैंग्लिया शब्द का जो आप सोचे, तो हम लोग जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा रहे थे उसमें हमने गैंग्लियन बताया। जब भी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऊपर से जो ग्रे मैटर है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सेल बॉडी इज ग्रे मैटर,
एंड वी कैन से कि एक्सॉन इज व्हाइट मैटर। एक शब्द में अगर हमको कहना हो एक शब्द में, तो ग्रे मैटर इज न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस और डेंड्राइट वो उनका रंग जो है ग्रे है, और व्हाइट मैटर हमारा इसलिए कि माइलिन शीट चढ़ी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा जो एक्सॉन है उसका वो व्हाइट मैटर है। तो हम ये इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हमें कहें बोले व्हाइट मैटर, हम समझ जाए कि हमारा एक्सॉन है, और जब हम बोले व्हाइट मैटर हम समझे सेल बॉडी। तो सेल बॉडी और ये जब उतर रहे हैं, तो सेल जब अब इंफॉर्मेशन कोई जाएगी तो हमेशा किसी न किसी एक्सॉन से जाएगी। एक्सॉन क्या करते हैं, इन डेंड्राइट्स छोटे होते हैं, स्ट्रक्चर में छोटे होते हैं, और वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन आपसे लिया, कोई इंफॉर्मेशन को मिली, तुरंत उन्होंने न्यूक्लियस को बता दिया कि भाई ये आया। वो जैसे दरबान खड़ा हुआ है, उसने तुरंत बताया कि ऑफिस में गए, बाहर दरबान खड़े हैं, तो उन्होंने बता दिया, तो दरबान तुरंत बताया कि साहब ये आए हुए हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको डेंड्राइट देता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इस सूचना को इंटरप्रेट करता है एज सीपीयू ऑफ, हम लोग सीपीयू देखा हुआ है हम लोगों ने कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर में आप 2 डालिए फिर लिखिए +2, तो कंप्यूटर उसको लेगा और उसको कैलकुलेट करेगा और तुरंत डिस्प्ले कर देगा 4। तो वही काम है न्यूक्लियस में सारी चीजें उदाहरण जो हम लोग पढ़ते थे कि हमारे सेल में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास सारी चीजें, वो हेड है सब कुछ का, तो उसके पास सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया है सेल में, जैसे सेल के होता है तो न्यूक्लियस में सब सेल माइटोकॉन्ड्रिया है और तमाम चीजें हैं। यानी उन सब चीजों को आपस में उन्होंने कोऑर्डिनेट करते हैं और तय करते हैं कि हमको एक्शन क्या लेना है। जो एक्शन लेना है वो हमारा जाता है एक्सॉन के माध्यम से पूरे शरीर में। तो जब एक्सॉन नीचे उतरते हैं, यही गर्दन से तो उतरेंगे पीछे की तरफ से, तो जब उतरते हैं तो वो व्हाइट मैटर कहे जाते हैं। उनको कई समूह में उतरते हैं, बंडल में, इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रैक्ट। बट दीज आर मेड ऑफ व्हाइट मैटर। ये प्रश्न आता है हमेशा, कि क्या, तुरंत आता है ये, मतलब वैसे प्रश्न आता है कि व्हाइट, क्या जो ट्रैक्ट है दे आर मेड ऑफ व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। आपको तुरंत जानना है कि जब उतर रहा है तो वो तो कोई सेल बॉडी तो उतरेगी नहीं, हमेशा उतरेगी कोई मैसेजर लेके जाएगा जो दूर दूर तक जा रहा था, क्योंकि उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। एक्सॉन की लंबाई बहुत अधिक हो सकती है, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, लगभग 20 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। तो यानी ये जो एक्सॉन है ये ट्रैक्ट के रूप में नीचे उतरता है। तो ट्रैक्ट आर मेड ऑफ बोलिए, मेड ऑफ व्हाइट मैटर। यस, व्हाइट मैटर के बने हुए हैं। अब मान लीजिए जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, वो बाहर की तरफ हमेशा व्हाइट मैटर, वो ग्रे मैटर होगा, और अंदर होता है व्हाइट मैटर ब्रेन में। जब नीचे उतरते हैं तो यहां इंफॉर्मेशन ट्रैवल करानी है, तो यहां व्हाइट मैटर बाहर हो जाते हैं, अंदर ग्रे मैटर हो जाते हैं। कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ तो इंफॉर्मेशन ट्रैवल भी करानी ना, सारे शरीर को जाना है, इसलिए वहां व्हाइट मैटर बाहर हो जाते हैं और अंदर हो जाता है ग्रे मैटर। वहां बाहर होता है ग्रे मैटर और अंदर होता है व्हाइट मैटर ब्रेन में। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? सेमेस्टर 3rd 4th। ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेन का ऐसा है कि उसमें बाहरी तरफ आपके व्हाइट मैटर नहीं है, व्हाइट ग्रे मैटर है, यानी वहां सेल है, न्यूक्लियस है, और उसके साथ डेंड्राइट है। अंदर के भाग पोर्शन में वहां पर एक्सॉन है, उनका व्हाइट मैटर है, इसलिए उनको व्हाइट मैटर कहा जाता है। तो ये, और जब उतरते हैं तो व्हाइट मैटर ट्रैक्ट बना के उतरते हैं, लेकिन जब नीचे उतरेंगे स्पाइनल कॉर्ड में तो ट्रैक्ट, ये व्हाइट मैटर बाहर हो जाता है और अंदर हो जाता है ग्रे मैटर। लेकिन ये स्थिति कभी ऐसी आ सकती है ब्रेन में कि बीच बीच में कहीं पर हमारे पड़े होते हैं, कौन पड़े होते हैं? वहां सेल बॉडी पाई गई, ये पाई गई कि वहां सेल बॉडी पड़ी हुई है। तो जहां सेल बॉडी होगी उसका नाम होगा, क्या होगा? वो ग्रे मैटर होगा। बोलिए हाँ या ना?
अगर बीच में कहीं पर भी पाई गई, ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी बीच में पाई गई तो उसको क्या कहेंगे? वो बीच में कहीं पाई जाएगी, व्हाइट मैटर तो पाई जाएगी भाई, व्हाइट मैटर होना चाहिए, लेकिन वहां पर अगर ग्रे मैटर पाया गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही तो है वो। नहीं समझ में आया? बोलिए, इसमें समझ में आया कि नहीं आया? यही थोड़ा डिफ्रेंशिएट, यही तो समझना है। ब्रेन के रिपीट कर दीजिए। बाहरी हिस्से में, ब्रेन के ऊपरी और बाहरी हिस्से में आपका ग्रे मैटर है। ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, हाथ की तरह आकृति है। ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा सेल बॉडी है, और ये हमारे डेंड्राइट है। क्लियर? ऐसे ऐसे होता है। ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, छोटे छोटे स्पाइक्स की तरह ये, और यहाँ हमारा में सेल बॉडी है, और ये हमारा, ये जो हाथ जा रहा है ये हमारा एक्सॉन है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ देते हैं। तो ये जो पूरा इतना स्ट्रक्चर ऊपर वाला, ये ग्रे मैटर होता है, और ये व्हाइट मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अरेंजमेंट ऐसा पाया गया, ये हमारे पुराने, कभी उसमें आप पढ़िएगा जो पुराने उसमें, तो उसमें सब पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब बताया गया। लेकिन फिर भी कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है बीच में, ब्रेन के बिल्कुल बीच में, जहां व्हाइट मैटर होना चाहिए वहां पर न्यूक्लियस पाए गए, यानी वहां ग्रे मैटर पाया गया, तो उनको कह दिया कि एक न्यूक्लियस। ग्रे मैटर जहां पाया गया उसको कहा गया न्यूक्लियस। इनको न्यूक्लियाई कह दिया गया। जो बेसल न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं तो वही है, बेसल न्यूक्लियाई कह दिया गया। अब यहां पर न्यूक्लियाई कहा गया। इसके बाद जो ट्रैक्ट उतरा, अब देखिए अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो जहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां भी नोट करिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां भी बीच में कहीं कोई न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी ग्रे मैटर होगा, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे या न्यूक्लियाई कहेंगे। लेकिन पेरिफेरल, पीएनएस एक पेरिफेरल में अगर ये न्यूक्लियस कोई पाया जाएगा तो उसको गैंग्लियन कहेंगे। ठीक, उसी तरह ऊपर से जो इंफॉर्मेशन लेके एक्सॉन आ रहे हैं, बंडल में आ रहे हैं, उनको ट्रैक्ट कहेंगे। बंडल में आ रहे हैं, कई मिक्स है, 8, 10, 15, 20 उतर रहे हैं, उनको हम लोग ट्रैक्ट कहेंगे। कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। लेकिन यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जहां कहीं एक्सॉन पाए जाएंगे, एक्सॉन होंगे, उनको हम लोग कहेंगे नर्व। उनको कहेंगे हम लोग नर्व। जो ट्रैक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वही नर्व है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो न्यूक्लियाई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो है गैंग्लियन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये नोट कर लीजिए, कहीं नोट किया? अब आगे एक और जो बता दे फिर, क्योंकि बहुत कठिन, वहां पे कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा वहां जा नहीं पाएंगे उतना डिटेल में। दूसरा क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन जो नीचे से आती है वो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड से जाती है। बैकडोर एंट्री इसको कहते हैं। बैकडोर एंट्री है। स्पाइनल कॉर्ड का 2 भाग हुए ना, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ से इंफॉर्मेशन जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी शरीर से, पैरों से, हाथों से, कहीं से, स्किन से, कहीं से भी आएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से तो आएगी, ये सब पेरिफेरी के हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आएगी और वो स्पाइनल कॉर्ड में चढ़ेगी तो पीछे की तरफ से जाएगी, और पीछे की तरफ जाएगी, ब्रेन में पहुंचेगी, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा। और जब कोई मोटर नर्व आएगी तो वो एंटीरियर भाग से, एंटीरियर माने आगे का भाग से आएगी, जिसको वेंट्रल भाग बोलते हैं। एंटीरियर को वेंट्रल बोलेंगे और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं। डॉर्सल, DORSAL, डॉर्सल, पोस्टीरियर एक है, एंटीरियर और वेंट्रल एक है। तो अब
इंफॉर्मेशन जो आ रही है वहां लेके आ रहे हैं एक्सॉन आए और वो अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब एक्सॉन जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कहीं पर रुकेंगे, कहीं पर कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो ऊपर जाएंगे ब्रेन को। इसलिए लेकिन जो ऊपर से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है तो खुद एक्सॉन है, चाहे जहां भी एक्सॉन हो, एक्सॉन ही तो आएंगे। तो यहां भी एक्सॉन आए, बाहर जब भी जाएंगे तो एक्सॉन जाएंगे। तो एंटीरियर पोर्शन में हमेशा आपको कोई गैंग्लियन नहीं पाया जाएगा, यानी मोटर जो रूट है उस रूट में कहीं भी गैंग्लियन नहीं पाया जाएगा। गैंग्लियन कहाँ पाया जाएगा? केवल रिसेप्शन वाले में, रिसीव करने वाले में। क्यों? वो रिसीव करके आएगा और एक्सॉन आएगा, फिर यहाँ पर उससे कम्युनिकेट करेगा, तब वो आगे बढ़ेगा, ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा डॉर्सल रूट में, डॉर्सल माने पोस्टेरियर रूट माने सेंसरी रूट, केवल उसमें ही गैंग्लियन पाया जाएगा। क्लियर? तो गैंग्लियन का शब्द का उल्लेख हो तो हमेशा कहिएगा, हमेशा मानिएगा कि ये हमारे पोस्टेरियर रूट में है, यानी डॉर्सल रूट में है, ये सेंसरी रूट में है, ये मोटर रूट में नहीं है। आगे चल, ये नोट कर लीजिए, फिर कभी काम आएगा, जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पोस्चर के क्या है? हम कह रहे हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस का हेड गैंग्लियन है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है तो ये इसी से इंटरसेप्ट करता है और तभी ऊपर भेजता है कहीं पर। तो ये प्रश्न उठता है कि प्रोप्रियोसेप्टर है क्या? प्रोप्रियोसेप्टर क्या है? पोस्चर के सेंस को बताने के लिए। कोई बताए कि पोस्चर हमारा, अभी आंखें बंद करिए और आपको ये आंखें बंद करिए सब लोग, और आप अपने महसूस करिए जहां भी आपका दाहिना हाथ हो, बायां हाथ हो, पैर पे हो, रखा हुआ, कहीं भी रखा हुआ है, तो आपका ब्रेन तुरंत बता देगा कि आपका बायां हाथ बाएं कंधे पर है या बाएं कंधे पर है या बाएं थाई पर या लेग पर है, या आपका जहां भी रखा हुआ है बता देगा बिना देखे हुए। तो ये जो सेंस है ये बताने वाला सेरेबेलम है। पोस्चर के सेंस को बताने के लिए शरीर की स्थिति की सूचना देने वाले रिसेप्टर्स को प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं। वो कहता आपका हाथ हवा में है तो भी बता देगा मेरा हाथ हवा में है, किसी कुर्सी पे टिका नहीं है। क्लियर? बोलिए अनु मैडम। जी सर। ठीक हुआ? समझ में आया? ये प्रोप्रियोसेप्टर है। पोस्चर के आंख बंद करने पर भी आपके सेंस को बता दे कि आपका हाथ, ठीक है। यही ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपका मतलब आगे तमाम पढ़िएगा, लेकिन बता रहे हैं कि प्रोप्रियोसेप्टर है, वो बताएगा आंख बंद करने पर भी। आप खड़े रहते हैं कि नहीं? आंख बंद करके खड़े रहते हैं, मालूम रहता है कि मेरा पैर कहाँ है। और ब्रेन, सेरेब्रम बहुत डिपेंडेंट रहता है इसी पर। कोई आदमी आया, कहा कि भाई किसी ने हमको टच किया, हमको बैड टच लगा, इंफॉर्मेशन गई ब्रेन को कि भाई बैड टच है, हमारा कोई मित्र नहीं है लेकिन बदमाश है। ब्रेन अब बिफोर टेकिंग एनी एक्शन लेने के लिए कुछ चाहिए ना, तो एक्शन लेने के लिए सेरेब्रम को कांटेक्ट करता है कि भैया तुम कहां पर हो, अपनी स्थिति बताओ। तो बताता है पोस्चर के सेंस को बताने के लिए। वो बोलता है कि यस मैं तो बैठा हुआ हूं, तो उनका खड़े हो, लिफ्ट अपना पैर आगे करो और स्लैप। ये जो ऑर्डर आता है वो सेरेबेलम की बिना मौजूदगी में, बिना सेरेबेलम से कॉन्टेक्ट किए ला ही नहीं सकता। उसको मालूम ही नहीं है ब्रेन को कि सेरेबेलम कहाँ, वो सेरेबेलम में पोस्चर की स्थिति क्या है। वो तो बैठा हुआ, वो ऑर्डर थोड़ा दे देगा कि जा क्या कर दी ना, सेरेबेलम से पूछेगा। तो ये पोस्चर यही बताया, पोस्चर के सेंस को बताने के लिए शरीर की स्थिति सूचना देने वाले रिसेप्टर को प्रोप्रियोसेप्टर बोलते हैं। 3 तरह के होंगे। ऑर्गन ऑफ गोल्जी, यहां भी गोल्जी आ गया मैडम, गर्मा मैडम, यहां भी गोल्जी आ गए। ये वे रिसेप्टर्स हैं जो टेंडन में उपस्थित होते हैं। मसल और बोन को जो जोड़ते हैं वही तो टेंडन है। मसल और बोन को जोड़ते हैं, इनको एमटीबी से नोट कर लीजिए। एमटीबी, मसल टेंडन बोन, बीच में टेंडन होती है, मसल टेंडन बोन, ठीक है। तो मसल और बोन को जोड़ने टेंडन में उपस्थित होते हैं।
ये टेंडन में उपस्थित होते हैं जो जोड़ते हैं उसको, और यानी मसल टेंडन बोन में इनका कार्य क्या है, स्टिमुलस को मापना है। क्या स्टिमुलस कितना दिया गया है, अगर कोई टेंशन है तो मसल की क्षमता बताएगी। अगर वो मान लीजिए कोई टेंशन है और मसल की क्षमता है 600 kg की, और वो उससे अधिक आ गए तो वो तुरंत बता देंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है कोई स्टिमुलस को मापना है, कोई टेंशन जो मसल की क्षमता से अधिक आएगा तो ब्रेन को तुरंत सूचित कर देंगे। नो, हम ये सहन नहीं कर सकते भाई। 692 या कितना है, 792 क्लेवियर बोन की सबसे अधिक फीमर किसकी है, और वो 792 किसी 600 किसी 192 है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ये मसल वो वाली बता रहे हैं कि आपके शरीर की क्षमता इतनी है, उससे अधिक वेट मत उठाइए, ब्रेन को तुरंत इंफॉर्मेशन जाएगी। मसल स्पिंडल मसल फाइबर बंडल्स में स्थित होते हैं। ये मसल की लंबाई स्ट्रेच दशा को सूचना ब्रेन को देते हैं कि भाई ताकि कोऑर्डिनेशन रहे। स्पिंडल कितनी लंबाई है वो बता देंगे कि मेरी लंबाई 5 केवल 3 फीट की है, उससे अधिक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसको बताना है। मान लीजिए उसने कहा कि आपके 10 कदम पे, तो वो ऑर्डर देगा ना कि पैर से भी चलिए। मान लीजिए कोई खड़ा हुआ है जिसको आपको स्लैप करना है और वो खड़ा है 5 फीट की दूरी पे और आपका हाथ केवल 2 फीट की दूरी, तो ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, यही तो देगा। वो कहे भाई 3 ही फीट जा सकते हैं, आगे 5 फीट, तो कहेगा नहीं, यस। पैर को कहेगा पैर मूवमेंट करिए, पैर आगे 2 कदम चलिए, 4 कदम चलिए, तब उसको मारिए, ठीक है। तो ये सूचना ब्रेन को देते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन मूवमेंट रहे, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। अर्थ ये है कि प्रोप्रियोसेप्टर बताते हैं चलते समय हाथ पैर की पोजीशन क्या है, कौन सी ग्रुप ऑफ मसल्स को कांटेक्ट करना चाहिए, पैर की, हाथ की, कंधे की, जहां भी करना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स में इसकी भूमिका है, कैसे करें। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ग्रेडिंग बताते हैं, कौन सी ग्रेड की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो। संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, फैलने सिकोड़ने की मध्य संतुलन, शरीर हाथ पैरों की स्थिति किसी भी समय में, सोते हुए भी क्या है, सोते समय आप करते हैं, आपका बायां हाथ आपकी तरफ बाएं तरफ रखा हुआ है और बाएं करवट लेटे हुए हैं। आप जैसे उठते हैं आपको मालूम होता है कि आप बाईं करवट लेटे हैं या दाईं करवट लेटे हैं। आपका हाथ तकिया के ऊपर है या आपका हाथ बिस्तर पे है, आपको तुरंत बता देते हैं। सोते समय भी ये आपको ये रहता है, ठीक है। वजन, इसका वजन लगभग 150 ग्राम है। सेरेब्रम कॉर्टेक्स की तुलना में सेरेबेलम कॉर्टेक्स का क्षेत्रफल लगभग 50% है, वो सबसे बड़ा ये छोटा है। इसके बाहरी भाग में सेरेब्रम की तरह ही ग्रे मैटर यानी कॉर्टेक्स, जैसे सेरेब्रम में है वैसे सेरेबेलम में भी है, बाहरी तरफ कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है उसको। तो वी कैन से आल्सो ग्रे मैटर इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर कह सकते हैं, सेरेब्रम में भी सेरेबेलम में भी। पोन्स और मेडुला के पीछे स्थित होता है और सेरेब्रम से सेरेबेलम को ड्यूरामेटर की एक फोल्ड, दोनों को जोड़ती कौन है, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर माने ड्यूरेबल मैटर। ड्यूरेबल क्या है, बाहर की तरफ आपने कहा, आपने कोई ग्लास मंगाते तो आप कहते भाई सुंदर हो, मजबूत हो, टिकाऊ हो, 3 चीजें चाहिए मुझे, अगर नहीं है तो वापस कर देंगे। कोई भी एजेंसी हमको कहना इट शुड बी ड्यूरेबल, तो ड्यूरामेटर सबसे हार्डेस्ट जो है डिफेंस की बाहर मेनिंजेस है उसको ड्यूरामेटर बोलेंगे हम लोग, ड्यूरेबल, ठीक है। तो ड्यूरामेटर माने बाहर वाली हो, उसको एक फोल्ड टेंटोरियम सेरेबिली पृथक करती है, ये उसका हुआ। इसकी आकृति शंकु आकार की है और तितली के आकार की लगती है, आकृति शंकु आकार की है और तितली के आकार की लगती है। मिड लाइन में, अब आप इसको पढ़ना चाहे ना पढ़ना तो जल्दी पढ़ा देते हैं। मिड लाइन में वर्मिस नामक एक भाग है, वर्म की आकृति की तरह, वर्म की वजह से वर्मिस कहा गया, वर्म की आकृति के कारण इसका नामकरण किया गया है। इसमें 2 लैटरल हेमिस्फीयर होते हैं, इनमें 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फॉलिकुलो नोडुलर लोब। इसमें क्या कॉर्टेक्स का पूरा क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग मिलीमीटर है। इसके कॉर्टेक्स का पूरा क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग मिलीमीटर है। इसमें 5 प्रकार के
सेल्स होते हैं। आगे बहुत अधिक समझने की जरूरत नहीं है, कभी डिटेल पढ़ाएंगे तब करेंगे। महत्वपूर्ण क्या है, सभी एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट माने एफरेंट जानते हैं कौन से फाइबर हुए? अनु मैडम, गरिमा मैडम, एफरेंट फाइबर्स कौन होते हैं? एफरेंट इफेक्ट देने वाला नहीं, इफेक्ट देना तो ई से होता है, इफेक्ट देने वाले मोटर, ये एफरेंट फाइबर्स माने जो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, वो सेंसरी वाले सभी एफरेंट, ए से शुरुआत होती है वो एफरेंट, और वो ई से शुरुआत होती है इफेक्ट देने वाले, तो वो मोटर नर्व है। तो एफरेंट फाइबर्स सेरेबेलम कॉर्टेक्स में समाप्त हो जाते हैं, सभी एफरेंट फाइबर्स सेरेबेलम कॉर्टेक्स में समाप्त हो जाते हैं, यही यहाँ की बात नहीं जाता कोई। जो इफरेंट फाइबर्स कॉर्टेक्स में, देखिए इफरेंट माने कॉर्टेक्स में उत्पन्न होते हैं, कॉर्टेक्स से शुरू हुआ कोई, वे मध्य में स्थित सेरेबेलर न्यूक्लियस में समाप्त हो जाते हैं। अंदर ही अंदर जो पहले कॉर्टेक्स उत्पन्न हुए वो जाके इसी सेरेबेलम न्यूक्लियस में समाप्त हो गए। जो फाइबर्स न्यूक्लियस से निकलते हैं वे सेरेबेलम के बाहर स्थित केंद्रकों को प्रभावित करते हैं। अब ये न्यूक्लियस बीच में आके न्यूक्लियस समाप्त हो गए और न्यूक्लियस से बाहर जाकर के वो प्रभावित करते हैं। तो तीन तरह के फंक्शन होते हैं, एक बाहर जो बाहर वाला आएगा इफरेंट फाइबर, ये इफरेंट की बात कर रहे हैं, जो कॉर्टेक्स उत्पन्न हुए वो पहले चले गए अपने बीच में, कहां पर? न्यूक्लियस में, और फिर जो न्यूक्लियस से शुरू हुए वो बाहर चले गए, यानी एक साथ कोई नहीं जाता बाहर। सर ये सर्वव्यापी तो जाने वाली इफरेंट फाइबर तमाम है, ओलिगो सेरेबेलर, वेस्टिबुलर, देखिए वेस्टिबुलो सेरेबेलर, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर नर्व से निकलने वाले फाइबर्स हैं जो सेरेबेलम में जाकर समाप्त होते हैं, यानी देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन वेस्टिबुलर apparatus एंड सेरेबेलम, दैट इज द केस। ठीक है, अब हम लोगों ने आगे पढ़ा था पोन्स और मेडुला से निकले हुए फाइबर्स जो रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरेबेलम को जोड़ते हैं, यानी चक्र जो होता है हमारा जागने, सोचने का, डिफेंस का, इन सब का जो होता है वो सेरेबेलम में समाप्त हो जाते हैं, फिर वहां पर इनका मोटर कोऑर्डिनेशन में इनका रोल है। वो हम लोगों ने ये बहुत से उसमें पढ़ा था, उसमें स्पाइनल कार्ड वाले में रिफ्लेक्सिव, जो सेरेबेलर थैलमिक, सेरेबेलो वेस्टिबुलर, ये सब जो अंदर से कम्युनिकेट करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सेरेबेलर रेटिकुलर संतुलन, ये क्या रेटिकुलर फॉर्मेशन में है, संतुलन, पोस्चर, मसल टोन के लिए आवश्यक होते हैं, संतुलन के लिए, बैलेंसिंग के लिए, पोस्चर के लिए। तमाम डिटेल है, उतना आवश्यक उतना नहीं है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इंफीरियर में भी कैसे क्या क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, देखिए सेरेबेलम की क्रियात्मक यूनिट, सेरेबेलम, अब फंक्शन हम लोग हमेशा बोलते हैं फंक्शनल यूनिट क्या होनी चाहिए, तो इसकी क्रियात्मक जो फंक्शनल यूनिट है जिसको फंक्शन बोलते हैं, है ना, तो ये क्या लंबी गर्दन वाले फ्लास्क आकार की परकिंजे फाइबर्स है, इनका नाम है परकिंजे फाइबर्स। तो कोई पूछे कि व्हाट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ सेरेबेलम, तो आपको बोलना पड़ेगा परकिंजे फाइबर्स। कैसे है, जैसे जैसे फ्लास्क होता है तो लंबी गर्दन वाले परकिंजे फाइबर्स, ये परकिंजे सेल्स सेरेबेलम के मध्य परत में रहती हैं, उसकी मध्य परत में, बीच वाली परत में रहती हैं। सेरेबेलम की इस गहराई में न्यूरॉन्स की केवल एक लेयर होती है, यहाँ केवल एक ही लेयर में होती है। सेरेब्रम की तरह सेरेबेलम में भी बाहरी भाग में कॉर्टेक्स यानी ग्रे मैटर होता है, वहां भी, लेकिन जहां सेरेब्रम में कॉर्टेक्स की मोटाई एक समान नहीं है, वहां नहीं है, वहां ऊबड़ खाबड़ है। ब्रेन में, सेरेब्रम में, सेरेब्रम की बात करते हैं, ब्रेन का जो मेन ब्रेन सेरेब्रम, वहां पर मोटाई ऊबड़ खाबड़ है। जैसे हम लोगों ने अखरोट होता है ना, अखरोटी होता है ना अनु मैडम,
इसकी तुलना हम लोग अखरोट से करते हैं ना, ब्रेन की, यस सर। है ना, अखरोट। तो जैसे हाँ जी। अखरोट, वो अखरोट की तो मोटाई एक समान नहीं है, सेरेबेलम में मोटाई एक समान है, बस अंतर ये, कॉर्टेक्स में वहां पर जो है वो सेरेब्रम में एक समान नहीं है, यहाँ एक समान है। तो देखिए यहाँ परकिंजे का सेल लेयर भी है, ग्रेनुअल सेल लेयर भी है। परकिंजे सेल है 5 प्रकार के, परकिंजे है, ग्रेनुअल सेल है, आउटर एक्सटर्नल स्टेलाइट स्टेलेट सेल है, ये सब डिफेंस वगैरह के लिए भी आवश्यक होते हैं ना। गोल्जी सेल्स हैं, ग्रेनुअल लेयर्स में होते हैं, बास्केट सेल है, ब्रेस्ट सेल्स है, ये तीन है। सेरेब्रम की तरह ही अंदर की तरफ इसमें व्हाइट मैटर होता है, जैसे वहां भी बीच में अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है, तो यहां भी सेरेब्रम में भी वही स्थिति है। इसमें अनेक सेरेब्रम न्यूक्लियस मौजूद रहते हैं, तो उनके नाम भी बता दिया गया है। डेंटेड न्यूक्लियस, इम्बॉलिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबोज न्यूक्लियस, अनफास्टिगियल न्यूक्लियस। अब आगे जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, सेरेबेलम के व्हाइट मैटर में निम्नलिखित फाइबर्स होते हैं, तो वो हम लोग उसको प्रोजेक्शन फाइबर्स, देखिए ये सब तमाम एफरेंट फाइबर्स हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं। सेरेबेलम कॉर्टेक्स से सेरेब्रम न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो कम्युनिकेशन के लिए प्रोजेक्शन फाइबर, सेरेब्रम कॉर्टेक्स बाहर की तरफ है, न्यूक्लियस बीच में है, तो प्रोजेक्शन फाइबर होंगे ताकि वो कहीं कम्युनिकेट कर सके। फिर सेरेब्रम कॉर्टेक्स के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले, कॉर्टेक्स में यहाँ भी है, इधर भी, उधर भी, इनके लिए एसोसिएशन फाइबर्स, ये आप नाम आगे पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर के बाद। सेरेबेलम के दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले कम्यूसर फाइबर्स बोलते हैं इनको, दोनों हेमिस्फीयर इधर और उधर को जोड़ने वाले, ये सब वहां ब्रेन में भी होता है, सेरेब्रम में भी होता है। और सेरेबेलम के न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स से सेरेब्रम के बाहर और अन्य हिस्सों को जाने वाले फाइबर होते हैं। चलिए अब देखिए गुण, कार्य और असंतुलन के रोग, इसको हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं, जल्दी पढ़ें। सेरेबेलम को चुंगी चौकी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेमंत सिंह बोलिए, क्या कहा जाता है? चुंगी चौकी। हाँ, अब चुंगी चौकी अनु मैडम नोट कर लीजिए, गरिमा मैडम नोट कर लीजिए, जिंतु भट्टाचार्य जी नोट कर लीजिए, श्रेया विश्वास मैडम। ये सेरेबेलम जब भी कभी आएगा तो आप चुंगी चौकी नहीं भूलेंगे। और चुंगी चौकी क्या होती है? टोल टैक्स होता है ना, टोल टैक्स। अब ये मत पूछे कि चुंगी चौकी में क्या होता है, बोलिए चुंगी चौकी में क्या होता है? टोल में क्या होता है? टोल में, टोल आपने किस देखा होगा किसी ने? सर टोल टैक्स में तो सर आपकी सर गाड़ी किसी भी डायरेक्शन से जाओ, लेकिन वहां पे एंट्री करवानी पड़ती वहां है। रुकना है, वहां पर रुकना है, जो ही पेमेंट, वो तो अलग पॉइंट है, पेमेंट करना कि नहीं करना अलग पॉइंट है, लेकिन रुकना है आपको, और इन्फॉर्मेशन देने की मैं कहा जा रहा हूँ। ठीक, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहे हैं तो ये बताना ही है ना। वही सेरेबेलम को चुंगी चौकी कहा जाता है। मेडुला से, देखिए नोट कर लीजिए, मेडुला से कोई भी संदेश एफरेंट या इफरेंट, इधर जाने वाला या उधर आने वाला, कोई भी हो, आगे या ऊपर से नीचे आ रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, कोई उसमें नहीं, जो भी सेरेबेलम को जाएगा, सेरेब्रम को, वो सेरेब्रल से वो अपने इंपल्स की सूचना सेरेबेलम को देगा। कहीं जा रहे हैं हम सेरेब्रम से, आप क्या मतलब? बोले मतलब है, बिना हमको बताए हुए आप सेरेब्रम तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसी तरह ऑर्डर कोई मिला, उसने कहा भैया हमको आदेश मिला हुआ है कि जाके उस आदमी को थप्पड़ मार देना, उसने कहा वेरी गुड, उसने नोट कर लिया कि इसने, इसको ऑर्डर मिला है थप्पड़ मारने, यही तो नोट करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है कि ब्रेन ने भी पूछा था, सेरेब्रम ने पूछा था कि भाई तुम्हारी स्थिति बताओ, तो उसने कहा था मैं तो बैठा हुआ हूं, याद है आपको वो एग्जाम्पल? तो बैठा हुआ है, उसको मालूम है, तो उसने बताया कि मुझे आदेश मिला हुआ है, ये आदेश पैरों को मिला हुआ कि आप 4 कदम चलिए, हाथों को मिला हुआ आप स्लैप करिए। इसने नोट कर लिया उसको, ठीक है, नोट कर लिया कि ये इंफॉर्मेशन है। वो इंपल्स की सूचना सेरेबेलम को देते हैं, सेरेबेलम इन इंपल्सेस का मिलान एनालिसिस करता है, फिर सेरेब्रम कॉर्टेक्स को सूचित करता है। बता दिया उनको कि भाई हाँ
हमारे से गुजर गए हैं, अब जा रहे हैं। फिर वहां इसके थप्पड़ मारने के पहले कोई भाग गया। अब आदेश तो पालन हुआ नहीं सेरेब्रम का, उसने कहा था 2 कदम आगे बढ़ाइए और थप्पड़ मारिए, लेकिन वो आदमी भाग गया। ये फिर लौट के आया, उसने कहा भाई थप्पड़ तो नहीं मार पाए क्योंकि तो आदमी भाग गया। इसने फिर मिलान किया, इसने फिर ब्रेन को सूचित किया, ये जा रहा ऊपर बताने के लिए, इसने फिर बताया कि आदेश का पालन नहीं हो पाया लेकिन वो आदमी भाग गया, संकट टल गया। ये भी सूचित करता है कि भेजे गए ऑर्डर के मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। कोई नाक में बैठी मक्खी बैठी थी, नहीं मार पाए, मक्खी उड़ गई, तो बताना उसको कि क्या है। ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा कि आप वो ऑर्डर दे दे। राजा है, सेरेब्रम राजा है, उसने ऑर्डर दिया है कि भाई जाके थप्पड़ मारिए, तो आप मारिए, लेकिन नहीं मार पाए तो उसका रीजन आपके पास पूरा चाहिए कि वो भाग गया, वो हो गया। ठीक, चलिए पूर्वानुमान। दूसरा प्रोडक्ट, हमको क्या, कैसे कैसे पूर्व का अनुमान करने। सेरेब्रम का एक गुण पूर्वानुमान है। हाथ आगे बढ़ाने पर पहुंचे कि नहीं, ग्लास सामने रखा हुआ है, क्या हाथ पहुंच पा रहा है कि नहीं, हमको पहले प्रोडिक्शन किया उसने कि ग्लास मेरा रखा हुआ है पानी पीने का, मेरा हाथ पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडिक्शन। चलते समय कोई दीवार आ जाए, आगे से चल रहे हैं आप, दीवार आ गई तो आप तुरंत रुक जाएंगे कि मुड़ जाएंगे कि ये तो दीवार है आगे। दिशा और दशा का ज्ञान इसका गुण है। इससे जुड़ा एक रोग क्या है, डिस्मेट्रिया। यही इसमें गतियों के समन्वय और नियंत्रण में कमी, कोऑर्डिनेशन नहीं है। किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, अपनी बाह बढ़ाया, लेकिन बाह 2 फीट पे रखा हुआ है, हाथ 3 फीट पे पहुंच गया तो उसको पैर पकड़ नहीं पाएगा। फिर लौट के आया तो 1.5 फीट आ गया तो उसको पकड़ नहीं पाया। तो ये जो है, अगर बहुत आगे निकल गया तो हाइपरमेट्रिया कहलाती है, बहुत पीछे रहेगा तो हाइपोमेट्रिया कहलाएगी। सर्वो मैकेनिज्म सभी प्रकार के इंपल्सेस को प्राप्त करता है, इसकी एनालिसिस करता है। कोई भी इंपल्स आया, कोई इंफॉर्मेशन किस तरह का आई, उसको एनालिसिस किया और उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स को उनको सूचित करता है, ब्रेन को, मेन ब्रेन को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है इसका, खुद कंट्रोल कर लेगा। आगे जाना है, तेजी दौड़ रहा है, लेकिन देखा उसने कि नहीं आगे तो कहीं गहरी खाई है, तो वह रुक जाएगा। फीडबैक सिस्टम का प्रयोग करता है, फीडबैक तुरंत। एरर सिग्नल को पकड़ता है, कोई एरर आ रही है, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एरर सिग्नल पकड़ता है और करेक्शन कर देता है। कैसे करता है, इनपुट सिग्नल, एक कमांड सिग्नल एक इच्छित आउटपुट तक यानी रिजल्ट काम के लिए भेजता है। पहले भेजता है इनपुट सिग्नल कि भाई ये वाला है, हमारा हाथ वहां पहुंचेगा, तुरंत भेजेगा। फीडबैक, जो आउटपुट यानी कोई इच्छित परिणाम होना है, उसकी वर्तमान स्थिति जानकारी एक सेंसर देता है। तो ये सब बीच में हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता आपको। सर्वो मैकेनिज्म में सब होता है। कंपैरिजन करता है कि आप एक कंट्रोलर एक्शन, फीडबैक और इच्छित परिणाम की तुलना करता है कि ये हम जो जा रहे हैं इतनी दूर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इतना सब उतना फीडबैक को उसके इनपुट डाल दिया, अब कंपैरिजन कर लिया कि हमारा हाथ वहां पहुंच जाएगा तो हम पकड़ लेंगे। फिर एरर सिग्नल, दोनों स्थितियों के बीच का अंतर एरर सिग्नल है, इसको माप लेता है। हम 2 फीट से 2 सेंटीमीटर आगे रखी हुई है, तो उसने ये देखता है कि भाई ठीक है, अगर हम इसको करना चाहेंगे, अंतर है, तो हम उसको थोड़ा सा हाथ झुक जाएंगे तो पकड़ लेंगे। तो ये वाला एरर सिग्नल, कंपैरिजन, इन सब में पूरा। एक्चुएशन, अब एक एक्चुएटर इस एरर सिग्नल को प्राप्त करके ऐसी स्थिति बनाता है कि परिणाम जो प्राप्त करना है वो वास्तविक फीडबैक के अंतर को समाप्त कर दे। उसने देखा कि हमने केवल 2 इंच की दूरी रह गई है, तो उसने बता दिया कि 2 इंच दूरी है, तुम्हारा हाथ वहां पहुंच नहीं पाएगा। तो अब इसने एक्चुएशन में किया
कि हमें कोई बात नहीं, हम थोड़ा शरीर को आगे झुका लेंगे तो 2 इंच हमारा हो जाएगा, हमारा पकड़ लेंगे। ये जो करना है ये बीच में सर्वो मैकेनिज्म अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल के द्वारा हो रहा है, ये काम करता है। कौन? सेरेबेलम। क्रिया को मंद करना, अगर इंपल्स की गति अधिक है तो निर्धारित स्थान दूरी से अधिक दूरी तक न जाए, इसके लिए एक्शन को मंद कर देगा। यह उसी प्रकार है जैसे वाहनों में ब्रेक की सहायता से वाहनों को रोकना या गति को मंद करना, वो भी करता है। तेजी से दौड़ रहा है, वो देख रहा कि तुम आगे बिल्कुल आई है, तो अपनी एक्शन को मंद करेगा। इनवॉलंटरी मूवमेंट का नियंत्रण, ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी को। परंतु बैलेंस, पोस्चर और गेट संबंधी आपका जो कैसे पोस्चर है क्या वो है, इन संबंधी इनवॉलंटरी मूवमेंट को भी ब्रेन स्टेम की सहायता से नियंत्रित करता है। इक्विलिब्रियम का मेंटेनेंस, सेरेबेलम को छोटा ब्रेन कहा जाता है। पोस्चर और बैलेंस को कायम रखने में इसकी अहम भूमिका है। इस कार्य में इसकी सहायता वेस्टिबुलर सिस्टम, बताया था भी ना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ओटोलिथ ऑर्गन्स इन द इनर ईयर करता है, जिससे सिर की स्थिति, उसका घूमना और गति पर नियंत्रण संभव हो पाता है। रोग क्या है? इंटेंशन ट्रिमर्स, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मूवमेंट शुरू किया जाए तो जो शेकिंग होती है उसे इंटेंशन ट्रिमर बोलते हैं। यहाँ गया, यहाँ कांपने लगा। जब हाथ पैर आराम की दशा में होंगे तो यह ट्रिमर नहीं होगा, जब एक्शन होगा तभी होगा। जैसे ही कोई हाथ पैर लक्ष्य के पास पहुंचेगा यह ट्रिमर बढ़ेगा। बीमारी की अवस्था में प्रारंभ में मूवमेंट सामान्य गति से होगा, बीच में जिगजैग मूवमेंट हो सकता है, परंतु जैसे ही हाथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करीब होगा यह ट्रिमर बढ़ जाएगा। एल्कोहल का प्रभाव क्या होगा? एक्यूट इफेक्ट, मोटर कोऑर्डिनेशन, शारीरिक संतुलन खोना, लड़खड़ाना। आप ड्रिंक किए हुए हैं, एल्कोहल के उसमें है, तो यही इसी पर असर करता है, सेरेबेलम पे, तो लड़खड़ाएगा, लड़खड़ा कर चलेगा, डगमगाते चलेगा, संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा। गतिविधि और समन्वय में कमी, अत्यधिक शराब में सेरेबेलम शिथिलता आती है, जिससे हाथ की गतिविधियां और लक्ष्य पर प्रहार करने की गति, पोस्चरल स्टेबिलिटी, शारीरिक स्तर पर गंभीर कमी आ जाती है और आप मारना चाहेंगे, पड़ेगा नहीं, हाथ इधर हट जाएगा, इधर उधर। वर्निके कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, क्रॉनिक इफेक्ट्स में यह होता है कि शरीर में विटामिन B1, थियामिन जिसको बोलते हैं, इसकी कमी हो जाती है, जो ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है। इसमें भ्रम, कंफ्यूजन, विजुअल प्रॉब्लम्स, दृष्टि समन्वय समस्याएं, चलने में परेशानी और कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। मेमोरी लॉस और आंखों में असामान्य हरकतें हो जाती हैं। न्यूरल डैमेज, पार्किंसन सेल्स शराब के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, अतः डैमेज हो जाती है। मसल कंट्रोल, फाइन मोटर स्किल्स में कमी आती है, प्रतिक्रिया रिएक्शन का समय बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ना फाइन मोटर स्किल, मतलब तुरंत आपको रोकना हुआ तो ब्रेक लगा दिया, तो ऐसे ये वाले। सेरेबेलर एटेक्सिया, चाल और संतुलन, चलते समय लड़खड़ाना, डगमाती चाल, पैर फैलाकर चलना, वाइड बेस्ड गेट, खड़े होने या मुड़ने में अस्थिरता, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कठिनाई, बार बार गिरना, हाथ पैरों का समन्वय कम होगा, हाथ से काम करते समय कंपन या लड़खड़ाहट, बटन लगाने, लिखने, चम्मच पकड़ने में कठिनाई, लक्ष्य तक उंगली ठीक से न पहुंचना, तेजी से एक जैसी हरकतें न कर पाना, आंखों से जुड़े लक्षण, आंखों का अनियंत्रित हिलना, निस्टिग्मस बीमारी है, नजर का ठीक से फोकस न होना और डबल विजन। बोलने से जुड़े क्या होंगे? बोली का टूट टूट कर निकलना, आवाज भारी या अस्पष्ट, अन्य सिर घूमना, चक्कर आना, मतली, थकान, ध्यान एकाग्रता में कमी। विशेष रूप से जिस ओर का सेरेबेलम डैमेज्ड है, देखिए अब नोट कर लीजिए, जिस ओर का सेरेबेलम डैमेज्ड है उसी ओर का नेत्र कपकपाता मिलेगा। जिधर का डैमेज है उसी का जो आई है मूवमेंट वो निस्टेगमस कब पाएगा। क्षतिग्रस्त ओर का चेहरा, जिधर क्षतिग्रस्त हो स्वस्थ चेहरे की ओर घूमेगा।
और क्षतिग्रस्त ओर का कंधा नीचे झुका होगा, ऐसे, और क्षतिग्रस्त ओर का पांव बाहर की ओर घुमा मिलेगा, और घुटने पर टीप देने पर घुटना पेंडुलम की भांति हिलने लगेगा। उपचार क्या है? आयुर्वेदिक में फिंगर नंबर 6, 7 दोनों स्पाइरल, अपोजिट फ्लो, लेफ्ट एमएफ के जॉइंट अपोजिट फ्लो, 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन, 0 to 9 सीडेड लेफ्ट एमएफ, ऑल फेलेंक्स, मेथी, चना मटर। चाइनीज में क्या है? उद्देश्य इसका क्या है? संतुलन सुधारना है, कंपन कम करना है, मांसपेशी समन्वय बढ़ाना है, सीएनएस में की ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करना है, अर्थात क्या करना है? लीवर विंड। कारण क्या है? लीवर विंड, किडनी इसेंस डिफिशियंसी, की ब्लड स्टैग्नेशन इन डूमाउ जीवी, और फ्लेम नॉकिंग ऑरिफिसेस, फ्लेम ब्लॉकिंग ऑरिफिसेस। तो मेरिडियन क्या होगा? जीवी डूमो, लीवर, जीवी किडनी, टीडब्ल्यू, जीवी 20, 16, K3, K6, लीवर 8। हाँ मैडम, जी मैडम, सर हाँ ज्वाइन करवाइए मेरे को। हाँ ठीक है। जीबी 20, 16, K3, K6, लीवर 8, ST 36, जीबी 34 टोन, जीबी 20 सेरेबेलम ब्रेन इंटीग्रेशन, जीबी 16 मेडुला सेरेबेलम रेगुलेशन, K3 जिंक एंड सीएनएस नरिशमेंट, K6 ब्रेन मैरो सपोर्ट, लीवर 8 टेंडन कोऑर्डिनेशन, ST 36 की ब्लड टोन, जीबी 34 मोटर कोऑर्डिनेशन, लीवर 3, जीबी 20 TW5 SP9, लीवर 4 सेडेट। हाई बीपी में जीबी 20 सीडेट न करें, हाई बीपी में जीबी 20 को सीडेट न करें, माइल्ड टोन करें। सीवियर अटेक्सिया में विंड सीडेट करें, फिर टोन करें। हाई बीपी में जीबी 20, 16 मेथी, लीवर 3 SP9, जीबी 20 सीडेट, एचबीपी में नियम, एचबीपी से ऊपर हल्का टोन या मेथी, नीचे सीडेट। ये तक आपका हम लोगों ने तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और हम लोग जो ज्ञान हमारे पास है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, ताकि पीड़ित मानवता की रक्षा हो सके और हमारे खेमका सर का सपना पूरा हो सके। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट सर कर सर कल जो क्लास हुई थी वो यूट्यूब पे आ जाएगी ना? आ चुकी होगी, आ गई, आ चुकी, ठीक है सर। आ चुकी। हाँ रेखा मैडम बोलिए।